दो आम नागरिकों की शहादत, दो भारतीय नागरिकों की शहादत कश्मीर घाटी में कल हुई है। 9 जवान पुंछ में शहीद हुए हैं, जिसमें 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, और अभी भी पुंछ में मुठभेड़ जारी है। लेकिन घाटी में बिहार से आने वाले एक गोलगप्पा बेचने वाले एक मासूम इंसान की हत्या की गई। एक तरखान जो उत्तर प्रदेश से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घाटी आया था, 4 बच्चे हैं उसके, एक परिवार है, उस परिवार का सरताज आतंकियों ने छीन लिया। आखिरकार घाटी में हो क्या रहा है? 900 लोग गिरफ्तार करने के बावजूद जम्मू कश्मीर पुलिस विफल क्यों हुई? क्यों 2 मासूम लोगों की हत्या हुई? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं पूर्व डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कि 900 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और वो भी सारा पब्लिक में है? आईजीपी विजय कुमार ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम हर आदमी को सिक्योरिटी, हर सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे लिए संभव नहीं है, कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। ये आतंकवादी सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं और टारगेटिंग कर रहे हैं। 900 लोग गिरफ्तार होने के बाद भी अगर 2 लोगों की हत्या हो जाती है, आप इसको एज ए पुलिस ऑफिसर कैसे देखते हैं? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस में अभी भी कहीं कमी है, क्योंकि जिन्होंने ये कल 2 हत्याएं की वो हमारे ड्रैगनेट से बाहर हैं। इसका मतलब हमारी जहाँ तक नज़र जाती है उसके बाहर हैं, और ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके हमारी पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आती है वो डेवलप होनी चाहिए, और इस ये जो प्रक्रिया है आतंक की, इसको रोका जाए इमीडिएटली। क्योंकि देखिए, ऐसी घटनाओं से आम कश्मीरी आदमी को तकलीफ होगी, चाहे वो मिस्टर बिंद्रू हो। आप जानते हैं उसकी कितनी इज्जत लोग करते थे कश्मीर में, हर आदमी। इवन मुझे जब दवाई चाहिए होती तो उसकी दुकान सबसे ट्रस्टवर्दी मानी जाती। आप टीचर्स को ले लीजिए जिनकी हत्या पिछले कुछ दिन पहले हुई। टीचर्स उनकी कश्मीर में कितनी इज्जत होती है, पर्टिकुलरली माइग्रेंट टीचर्स की। लोग अगर कोई चीज़ मिस करते हैं तो टीचर्स का वहाँ से पलायन मिस करते हैं, और उसके बावजूद उनकी हत्या होती है। अब जो रेडी वाले को टारगेट किया गया, गोलगप्पे वाले को किया, कारपेंटर को किया, तो ये सब जो बाहर से लोग यहाँ रोज़ी कमाने आते हैं, बिहार से, यूपी से, वो हमारी लोगों के अपनी रोजी भी कमाते हैं, हमारे लोगों की सेवा करते हैं। जितना कश्मीर में काम होता है, चाहे वो कारपेंटर का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, जितना एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का काम होता है, आपकी सेब की खेती होती है, सब बाहर की लेबर करती है। और ये सब लोग अगर दहशत में आ गए इन किलिंग से और यहाँ से पलायन हो गया, सबसे दूबर कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है लोगों का ताउन लेकर, लोगों का साथ लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस को इन लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको एलिमिनेट करना, उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये और नुकसान करें। वैद साहब, कल हमारी किसी पुलिस की ऑफिसर से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि ये समाचार है, हो सकता है अफवाह हो सकता है झूठ हो, कि 1000 के करीब करीब पिस्टल जो हैं वो घाटी के अंदर आतंकियों ने बांटे हैं, और लूज कैनन्स हैं, किसी भी जगह जाकर ये सॉफ्ट टारगेट चुन सकते हैं और हत्या कर सकते हैं। डू यू बिलीव दिस टू बी ट्रू? और दूसरा ये कि अगर ये सत्य है तो ये कितना गंभीर है? देखिए, मैं इस वक्त सर्विस में नहीं हूँ, रिटायर्ड हूँ, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन का जरिया नहीं है। लेकिन ऐसा अगर है तो बहुत सीरियस बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इसको हैंडलर पार से ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है अपने एजेंट्स के थ्रू यहाँ,
ज़रूरी है अगर समाज के साथ आपका तालमेल अच्छा हो, क्योंकि मेरा तजर्बा 35 साल का जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बताता है कि पब्लिक से हमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती थी, हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक होता था। और हमारे 95% जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में ख़ास तौर पर, वो जम्मू कश्मीर पुलिस से वो खबर आती थी, और वो खबर लोगों से आती है कि बिकॉज हमारा तालमेल इतना अच्छा होता है। और सिर्फ टेक्निकल इंटेलिजेंस पे डिपेंड रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। आई थिंक पब्लिक ह्यूमन इंट होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी ये लोग लूज कैनन हैं या जो भी ये ग्रुप्स हैं, उनका जो भी नंबर है, इनकी इंफॉर्मेशन आना कोई मुश्किल नहीं है लोगों से, अगर आपके ताल्लुकात लोगों से। आफ्टर ऑल कोई टारगेट को सिलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल बिंद्रू, मिस्टर बिंद्रू को मारना था, किसी ने आइडेंटिफाई किया उसको, उसकी दुकान को, फिर सही टाइम पर वहां जाकर उसको हिट करना, जब वहां पुलिस डिप्लॉयमेंट ना हो, जब वहां पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट ना हो। कितनी दूर है वहां से हाई कोर्ट या सेक्रेटरीट, और वहां इकबाल पार्क के सामने दुकान है। तो ये सारी उस पर सर्विलेंस कोई रखता होगा, कब मारना है, किसने एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीज़ें बिना ओवरग्राउंड नेटवर्क के नहीं होती हैं। तो ज़रूरी है इन लोगों के नेटवर्क को आइडेंटिफाई करके उनको बेनकाब करना और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना। ये लेकिन तभी मुमकिन है जब आपका पब्लिक के साथ अच्छा ताउन हो। आपसे बातचीत में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हिंट दे रहे हैं कि आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है घाटी में वो कमज़ोर है, वो कम हो गया है। तो एज एन एक्स डीजीपी आप क्या मंत्रा देंगे आईजीपी कश्मीर को और इस समय का जो पुलिस का तंत्र है कि कैसे आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को घाटी में इस समय बढ़ा सकते हैं? See, the only answer is have a very good public interface. Public interface, after all, police works only on you serve the people. आप लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए होते हैं। पुलिसिंग इज with the people, for the people, and by the people. So समाज में जितना भी क्राइम है वो बिना पब्लिक ताउन के आप हल नहीं कर सकते। तो ये मेरी सिखलाई तो ये बताती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको पब्लिक से कट ऑफ नहीं रहना चाहिए, पब्लिक से कोऑपरेशन रखना चाहिए। पूरा विश्वास है, मैं नहीं ये सजेस्ट कर रहा कि JNK पुलिस आज उसका ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी है उसको इम्प्रूव करके, ये एक आपके सामने चैलेंज है जो हैंडलर्स ने आपके सामने एक नया फेनोमेना लाया है जो हमने 90s में देखा। तो इस चैलेंज को आपको मीट करना है, इस चुनौती को आपने फेस करना है। तो इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी भी बदलनी चाहिए। और अब टेररिस्ट, मैं समझता हूं ये लो कास्ट हाई रिटर्न वाली गेम खेल रहे हैं, क्योंकि जो पहले सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज करते थे उसमें उनकी कैजुअलिटीज होती थी, उनके रैंक्स, उनके लीडरशिप एलिमिनेट होती थी, उनके हथियारों को रिप्लेनिश करना, AK-47 को, उनके एमुनिशन को रिप्लेनिश करना हैंडलर्स को दिक्कत हो रही थी। तो इट इज़ मच ईजियर ऐसे ग्रुप्स बनाएं, 2-2 3-3 के, पता नहीं कितने ग्रुप हैं कश्मीर में, उनको पिस्टल दी, रिवॉल्वर दिया, और वो कितना इसका पैनिक है, कितना इसका आप देखिए। सो इट इज अ लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न काइंड ऑफ वॉरफेयर। सम पीपल कॉल इट हाइब्रिड वॉरफेयर। मैं समझता हूँ ये चेंज इन स्ट्रेटजी ISI हैंडलर्स ने, ISI चीफ चेंज होने के बाद यो मैं देख रहा हूँ ये हुई है। इस चैलेंज के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को उतरना पड़ेगा। वैद साहब, दूसरी तरफ कल ही सरकार ने सैयद अली शाह गिलानी जो अलगाववादी नेता हैं उनके पोते को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया है। उनको लेकर खबर ये आई कि सारे जितने भी कानून थे वो ताक पर रख दिए गए और उनको सीधा सरकारी मुलाजमत दी गई और गजेट ऑफिसर के तौर पर रिसर्च ऑफिसर जो है उन्हें SKICC में लगाया गया।
आपसे जानना चाहूंगा कि आपके ऊपर एज अ पुलिस ऑफिसर कितना प्रेशर उस समय रहता था जिस समय इस तरह की रिक्रूटमेंट्स होती थी या इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती थी, क्योंकि सीआईडी की क्लियरेंस जाहिर सी बात है, एज डीजीपी आप हैं और आपने भी अपने कार्यकाल में क्या इस तरह के कुछ केसेस आपके सामने भी आए जहां पर आपने रिलेंट नहीं किया, आपने रिफ्यूज किया? देखिए, मैंने भी ये न्यूज़ में मैं इसमें पढ़ा न्यूज़ में कि सैयद अली शाह गिलानी के पोते को निकाला है और उसको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट हुई थी शायद 2016 में, डायरेक्टली एज ए गस्टेड ऑफिसर। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है, गस्टेड रिक्रूटमेंट बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के नहीं कर सकते। और कैसे गवर्नमेंट ने ये किया मुझे नहीं मालूम, मुझे इसकी इल्म नहीं है, क्योंकि SKICC एक इंडिपेंडेंट हमारे JN के पुलिस से ताल्लुक नहीं है उसका। बट अगर ऐसा हुआ है ये गलत है। यू कैनॉट गिलानी के बेटे को पोते को आप डायरेक्टली गस्टेड ऑफिसर रूल्स वायलेट करके बिना PSC क्लियर किए, बिना सबको मौका दिए हुए आप कैसे रिक्रूट कर सकते हैं? आपके बेटे पोते को क्यों नहीं किया, मेरे पोते को, इनके पोते को क्यों नहीं किया? सबको मौका मिलना चाहिए। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट गिलानी जो पाकिस्तान का गुण गाता है और इंडिया का खाता था, अब तो वो रहे नहीं। तो ऐसे आदमी को जो देशद्रोही हो उसके पोते को आप इतनी बड़ी वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर आपको रोककर आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्या हम विफल हुए हैं आम कश्मीरी युवा को ये समझाने में कि भाई आप देखिए ये अलगावादी नेता हैं, अल्ताफ फंतूश का बेटा है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अल्ताफ फंतूश कश्मीर का कोई छोटा आदमी नहीं है, उसका बेटा सरकारी मुलाजमत करेगा और उसी की जगह किसी शबीर का, किसी मोहम्मद यूनुस का, किसी गुलाम नबी का बेटा जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा, वो वहाँ जाकर क्या कहते हैं बंदूक उठाएगा और देश के खिलाफ जो है उस बंदूक का इस्तेमाल करेगा। क्या हम विफल हुए हैं आम कश्मीरी युवा को कन्विंस करने में कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या हम विफल हुए हैं? डू यू एग्री टू दिस कि वी हैव नॉट बीन एबल टू काउंटर देम द वे दे शुड हैव बीन काउंटर्ड इन द पास्ट? हालांकि कश्मीर का अवाम जानता है सच, ये मैं, क्योंकि कश्मीर एक बहुत क्लोज निट सोसाइटी है। लेकिन यस, मैं टू सम एक्सटेंट मैं आपसे एग्री करता हूँ। हम जिस तरह से इस नैरेटिव को प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं किया गवर्नमेंट ने। उनकी कई वजूहात हो सकती हैं, शायद कुछ लोग इसको नहीं करना चाहते थे, जैसे जिनकी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पॉलिसी रही है। तो लेकिन जैसे आपने कहा, फंटूश का बेटा क्यों, जो अलगाववाद है, जो पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर की तबाही करना चाहता है, और जो गुलाम रसूल है, गुलाम मोहम्मद है, दूसरे लोग हैं, उनका बेटा क्यों नहीं? जो कुपवाड़ा, पुलवामा, अनंतनाग, श्रीनगर का रहने वाला है, उनका बेटा क्यों नहीं लगेगा? ये गिलानी का बेटा क्यों लगेगा? ये गिलानी का पोता क्यों लगेगा? फंटूश का बेटा क्यों लगेगा? जो उनके बच्चों को पत्थरबाजी में लगाया जाता है, उनके बच्चों को टेररिस्ट बनाया जाता है, और आप पैसा लेकर ये सारी गेम खेल रहे हैं। तो कश्मीर के आम बच्चे का अगर आप देखें, पिछले 30 सालों में 2 जनरेशन बच्चों की तबाह हो गई। और मैं ये बार बार कहता हूं, जो भी ये गेम चला रहे हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी और वहाँ की ISI इस गेम को चला रही है, उन्होंने कश्मीर को एक बैटल फील्ड बनाया है अपनी जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक गेम के लिए। उनका अपनी अहमियत बनी रहे पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे से, और भारत का वो जो उनकी पॉलिसी है ब्लीड बाय 1000 कट्स, ये सारी गेम चलाते हैं। लेकिन उस सारी गेम प्लान में उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का कश्मीर के और पाकिस्तान के, क्योंकि वहां से भी मैं देखता हूं जो टेररिस्ट बन के आते हैं, 20-20, 15-15, 22-22 साल के बच्चे, जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको डॉक्टर इंजीनियर्स बनना चाहिए, उनको आप ब्रेन वॉश करके कि आपको 72 हूरें मिलेंगी, उनको सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, और वो यहाँ आते हैं, यहाँ मरते हैं। यहाँ जब देखते हैं कि टोटल हमें जो भारत के बारे में बताया गया वो ऐसा है नहीं, यहाँ पूरी हर एक को पूरी आज़ादी है, अजान हो रही है, हर एक आदमी अपना अपना काम कर रहा है, हर एक को टोटल फ्रीडम है। तो वो यहाँ हैरान, मैंने सैकड़ों टेररिस्ट को इंटरोगेट किया, वो कहते हैं हम यहाँ आके देखते हैं, हमें जो चीज़ें बताएंगी यहाँ तो बिल्कुल उसका उल्टा है। तो ये जो सारी गेम प्लान चल रहा है,
चाहे वो आईएसआई के हैंडलर वहाँ से करते हों, पाकिस्तान आर्मी के, या यहाँ उनके जो स्टूजीज हैं गिलानी और बाकी लोग जो यहाँ उनके इशारों पे चलते हैं, वो अपने बच्चों को तो गस्टेड नौकरियां लगवाते हैं, अपने बच्चों को तो अच्छे अच्छे फॉरेन स्कूलों में पढ़ाते हैं, और गरीब बच्चों को कश्मीर को जिंदगी तबाह कर दी स्टोन पेल्टर बना के और टेररिस्ट बना के। वैद साहब, पुंछ में 9 जवान शहीद हुए जिसमें 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। मुठभेड़ पिछले 6 दिन से लगातार चल रही है और अभी भी नंबर कितना है आतंकियों का उसको लेकर भी पुलिस कह रही है, बड़ी अजीब सी बात कह रही है कि जी हमें नंबर पता है लेकिन हम बता नहीं सकते आपको नंबर, पता नहीं क्यों नहीं बता सकते हैं। लेकिन 9 जवानों का शहीद होना, 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स का शहीद होना, राजौरी में टेरर एक्टिविटीज़ का बढ़ना, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के ऊपर ग्रेनेड का हमला होना, उसके अलावा भी वहाँ पर कुछ और आतंकी गतिविधियाँ हुई, थाना मंडी में एनकाउंटर होना, ये सारा कुछ क्या दर्शाता है कि जम्मू संभाग को लेकर पाकिस्तान के और आईएसआई के इरादे क्या हैं और हमारी पुलिस को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए, जम्मू रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, और फॉर्चुनेटली बहुत सालों से इस रीजन में 1-2 किश्तवाड़ के इंसिडेंट को अगर देखा जाए तो बहुत पिछले कई सालों से 2005 शायद 5 के बाद ये रीजन बिल्कुल नॉर्मल रहा और बिल्कुल शांति रही। और ये बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स जो राजौरी पुंछ में पिछले मैं कुछ महीनों से देख रहा हूँ, जो आपका थाना मंडी में हो रहा है, आपके यहाँ राजौरी बैराम गली में और डेरा की गली में जो एनकाउंटर हो रहा है, और 9 फौजियों का शहीद होना बहुत सीरियस इशू है। और मुझे लगता है कि हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रीजन है बड़ा सेंसिटिव है, और यहाँ पाकिस्तान की कोशिशें रहती हैं हमेशा आईएसआई हैंडलर्स की कि इस रीजन को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि इस रीजन को डिस्टर्ब करने का मतलब है स्प्रेड ऑफ फोर्सेस, स्प्रेड ऑफ आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, और उससे उनका उतना दबाव कश्मीर में कम होता है। तो इसलिए ज़रूरी है इस रीजन पे ख़ास नज़र रखना। अगर आपको याद होगा, इस रीजन में 92, 93, 91, 92 के बाद डोडा, किश्तवाड़, उस बेल्ट में एकदम भड़का हुए, और फिर राजौरी पुंछ में भी हुए, और इस माहौर, गुलाबगढ़, इस इलाके में, रियासी के इलाके में फिर विलेज डिफेंस कमेटीज़ का एक आइडिया, फॉर्चुनेटली भगवान ने मुझे आइडिया दिया, और पहला विलेज डिफेंस कमेटी, अगर आपको याद होगा, वो रियासी, जो आज का रियासी, उस वक्त का उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ बागन कोट एक गांव है, वहाँ पहली विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई थी। और वहाँ एक टेररिस्ट ग्रुप जा रहा था, उन्होंने वहाँ लोगों पर हमला किया, और लोगों के पास कुल्हाड़ियाँ और गंडासे थे, और AK-47 से लेस थे टेररिस्ट। तो आम लोगों का उनसे क्लैश हुआ, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को मार दिया टेररिस्ट ने, और इन जो वहाँ के जो उस गांव के लोग थे, उन्होंने कुल्हाड़ी और गंडासे से और घास काटने वाली दराटी से मिलिटेंटों, टेररिस्टों को मारा। 2 को उन्होंने भी टेररिस्ट को मारा, और वो उन्हीं के घोड़े, लोगों के घोड़े लेकर इनकी बॉडीज लेके चले गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोग नीचे आए थे, उनकी डिमांड थी कि हमें हथियार दिए जाएं। तो उस डिमांड पर मैंने उस वक्त इजाज़त लेके विलेज डिफेंस कमेटी बनाई। तो पहली VDC बागनकोट गांव में बनी, माहौर तहसील और वो चसाना में पड़ती है, और उसी को बाद में गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल ऑर्डर निकाल के रेप्लिकेट किया। और विलेज डिफेंस कमेटीज बहुत कंट्रीब्यूशन रही है इस पूरे बेल्ट में, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, रियासी का इलाका हो, माहौर का हो, राजौरी पुंछ का हो। और कई रात, कई घंटे टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर में ये लगे रहते थे, जब तक रीइंफोर्समेंट फौज की या फोर्सेस की आती थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सारे
इनको एक्टिवेट करना वीडीसीज को, क्योंकि जो लोग आम लोग जानते हैं इस पूरी बेल्ट में, और दे आर प्रो फोर्सेस, प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं बहुत, ये रजौरी पुंछ के हों या डोडा के हों या इस पूरे बेल्ट के, और वो टेररिस्ट के वो अपनी पगडंडियों को जानते हैं, वो रूट्स को जानते हैं, इलाके को जानते हैं, फोर्सेस की मदद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ उनको साथ लोगों का लेना चाहिए और उनसे खबर एग्जैक्ट आती है, और फिर एक पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे ये एनकाउंटर इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो ये कैजुअलिटीज ऐसे नहीं होंगी। जैसे आपने कहा कैजुअलिटीज नहीं होंगी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे बिल्कुल अंत में कि सोशल इंट्रूजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपको भी एज एक्स डीजीपी, एक्स पुलिस ऑफिसर, क्या आपको भी ये लग रहा है कि समाज के अंदर रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस रेडिकलाइजेशन को एड्रेस करने के लिए जहां एक तरफ से आतंकवाद से तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, पर सोशल इंट्रूजन की भी ज़रूरत है, समाज के बीच में अलग अलग जगह पर इंटरवेंशंस की क्या आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, और क्या आप समझ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम वो सारे कदम उठा रहे हैं जो कदम उठाए जाने चाहिए इस सोशल इंटरवेंशन के? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, मैं इस पे बात ही करना चाहता था। सोशल इंट्रूजन बहुत इम्पोर्टेंट। मैं जैसे पहले कहा, पुलिसिंग लोगों के साथ होती है, लोगों के साथ आप क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए भी लोगों के साथ के बगैर आप क्राइम प्रिवेंट नहीं कर सकते। आप लोग आपकी आंख और कान होते हैं। इसी तरीके से जो अफगानिस्तान में हालात बने हैं उसको लेकर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने रेडिकल इस्लामिक टेरर जो है वो एक चैलेंज है पूरी वर्ल्ड के लिए, और जो डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हुई उसको लेकर बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे मुल्कों ने एक एक्शन प्लान बनाया जिससे वो रेडिकलाइजेशन रोक सकें। और अगर आप देखें, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने अपने मुल्क में एक एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया कि हाउ टू स्टॉप रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा टू विच इज डैमेजिंग देयर कंट्री। एंड मैं समझता हूं ऐसी एक्शन प्लान की भारत में ज़रूरत है, क्योंकि आप तो बिल्कुल अफगानिस्तान के नेबरहुड में, तो आपको इंश्योर करना है, आपके सैकड़ों जमाते इस्लामी रन मदरसा चलते हैं जम्मू कश्मीर में, हज़ारों की तादाद में इंडिया में चलते होंगे। आपको ऑलरेडी आप देखिए आपको इंडिकेशंस मिल रही हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे केरला हो, या हैदराबाद हो, या कुछ और शहर यूपी के हों, ये फिशर्स डेवलप हो रहे हैं। तो ज़रूरी है किसी को देखना कि क्या रिलीजियस एजुकेशन, जो जो इस्लामिक एजुकेशन है, इस्लाम धर्म की एजुकेशन है, वही इम्पार्ट हो रही है इन मदरसाज में। क्या उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? क्या वो आप हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को रेडिकलाइज कर रहे हैं, इनको टेररिस्ट बना रहे हैं? तो ये बात एक, मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस को जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में एक तीखी नज़र बना के इन पर रखनी ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे गुमराह ना हों और वो रेडिकलाइज ना हों, क्योंकि रेडिकलाइजेशन ही आगे प्रॉब्लम आएगी। और अपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करते हुए, कश्मीर में एक इकोसिस्टम है जिसको डिमॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बात की, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपने गिलानी के पोते की बात की। इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको निकाला गया क्योंकि उसको वहां लगाया गया था एसकेआईसीसी में सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, वीआईपी विजिट्स होते हैं, तो उनके बारे में क्या वो इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा आदमी वहां हो, वो इन्फॉर्मेशन आईएसआई को दे रहा? वो एक रिपोर्ट के मुताबिक वो लगने से पहले 2016 में कुछ लोगों को, आईएसआई के लोगों को पाकिस्तान में मिला। तो मैं जो इकोसिस्टम बोल रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है। ऐसे और कितने होंगे हजारों की तादाद में जो लोग खा यहां के रहे हैं और काम किसी और का कर रहे हैं। तो ऐसे
एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो जिसको ओवरऑल हम इकोसिस्टम बोलते हैं, जो बच्चों को गलत रास्ते पे गुमराह करते हैं और दुश्मन की मदद करते हैं, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सालों से बनता आ रहा था। ये नासूर जो आप इतने सालों से बना हुआ है, उसको डिसमेंटल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी भी ज़रूरत आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद। आपने इनसे सुन लिया कि सोशल इंटरवेंशन की ज़बरदस्त ज़रूरत है। सोशल इंटरवेंशन रेडिकलाइजेशन के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई है, और सोशल इंटरवेंशन जब तक नहीं होगी तब तक समाज के अंदर जो रेडिकलाइजेशन हो रही है उसको रोका नहीं जा सकता है। दूसरा ये भी कहा गया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ेगी नहीं, ये जो कुछ घाटी में हो रहा है इसको रोकना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतिहास में भी ये सब कुछ कर दिखाया है, और आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन ज़रूरत है जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है, आपने खुद सुन लिया डॉक्टर एसपी वैद से कि पहली वीडीसी डॉक्टर एसपी वैद ने अपने हाथों से बनाई। तो बहुत सारे इसी तरह के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आतंकवाद से लोहा लिया है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने आतंकवादियों को नाकू चने चबाए हैं। वो दौर, वो दिन भी याद होगा जम्मू कश्मीर पुलिस को, जब पुंछ की एक पहाड़ी के ऊपर आतंकवादी बैठ गए थे, रजौरी के अंदर आतंकवादी थे, हिलकाका को साफ किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने। वो सब इतिहास का हिस्सा है, कोई मुश्किल नहीं है। जरूरत सिर्फ ये है कि इन तमाम ऑफिसर्स का, इन तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स से संपर्क साधा जाए, इनसे पूछा जाए, इनसे समझा जाए कि किस तरीके से इनके कार्यकाल में भी, इनके पीरियड्स में भी, इनके टाइम में भी तो नरसंहार हुए, फिर वो रुके कैसे, क्या फॉर्मूला डिवाइस किया गया, किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी गई। तभी जाकर संभव हो पाएगा कि आम आदमी को जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षित कर सके।